Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about complication of intravenous therapy. अब तक आपने देखा कि इस चैनल के ऊपर इंट्रावेनस थेरेपी के बारे में टाइप ऑफ फ्लूइड्स, कौन कौन से कैनुलाज होते हैं, कितना गेज क्या होता है, चेम्बर क्या होता है, कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर दिया जाता है। साथ के साथ आपने ये देखा है कि जो भी फ्लूइड होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। उसके बाद आपने देखा कि आईवी साइट है उसको कैसे क्लीन करना है, कैसे आईवी इंसर्शन करना है, मतलब कैनुला कैसे लगाना है, कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं जिन डिवाइसेज के थ्रू अपन आईवी फ्लूइड से उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के बारे में पढ़ा है हमने देखा है अब तक कि पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया वो क्या होता है, ठीक है। सीरिंज इन्फ्यूजन पंप क्या होता है, इन्फ्यूजन पंप क्या होते हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ हमने देख लिया। कैनुला कैसे इंसर्ट करना है, कैसे रिमूव करना है, कैनुला लगा रहे हैं जब इन्फ्यूजन कर रहे हैं उस टाइम पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारा कुछ हमने अब तक देख लिया। कल की क्लास में हमने ये देखा था कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावीनस थेरेपी है, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावीनस थेरेपी में हमने 5 कॉम्प्लिकेशन देख लिए थे। बाकी रिमेनिंग जो कॉम्प्लिकेशन है वो आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसमें आपको हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको किस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं उस पर लेक्चर प्रिपेयर करके आपको डिलीवर कर सकूं। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है वो आज का ये है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावेनस थेरेपी है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावेनस थेरेपी में हमने एक लेक्चर कल के डेट में हमने डाला था, ठीक है। तो आज जो आज कॉम्प्लिकेशन है, जो रिमेनिंग कॉम्प्लिकेशन है उनको हम आज स्टडी करेंगे। तो अब तक हमने कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन पढ़ लिए उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वन हमने पढ़ा था एयर एम्बोलिज्म, कैथेटर एम्बोलिज्म हमने देख लिया, एयर एम्बोलिज्म हमने देख लिया, सर्कुलेटरी ओवरलोड देख लिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमने देखा और हीमेटोमा हमने देख लिया। तो ये 5 कॉम्प्लिकेशन हमने अब तक स्टडी कर लिए। नेक्स्ट हमारा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है इन्फेक्शन, उसके बाद है इन्फिल्ट्रेशन, फिर है फ्लेबाइटिस एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड साइटोपिनिया, वो कैसे होता है, और टिश्यू डैमेज, ठीक है। तो ये हमारे रिमेनिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनको हम आज डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन द क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट वन हमारा आज का जो कॉम्प्लिकेशन है वो इन्फेक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन में क्या होता है, मोस्ट कॉमनली जो कोई भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या होता है, बॉडी में एंटर करता है, जहाँ से भी उसको एंट्री मिलती है, ठीक है। बॉडी में जहाँ से भी उसको एंट्री मिलती है वहाँ से वो क्या करता है, एंटर करता है, और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो क्या करता है, अपना मल्टीप्लीकेशन करके अपना नंबर बढ़ाता है, और कोई भी पर्टिकुलर जो भी डिजीज है जिसकी जो कैपेसिटी है, जो मॉर्फोलॉजी है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर डिजीज कॉज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए आईवी जब आप आईवी कैनुला इंसर्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, स्किन को प्रिक कर रहे हैं, वेन को प्रिक कर रहे हैं। स्किन है हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस है, स्किन है लार्जेस्ट ऑर्गन है, और साथ के साथ क्या है, हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस है। फर्स्ट लाइन डिफेंस का मतलब ये होता है कि स्किन बहुत सारे बैक्टीरिया की एंट्री को प्रिवेंट करती है। हम सबने पढ़ा है, जब भी हमने स्किन के बारे में, एंटीक्यूमेटरी सिस्टम के बारे में जब भी हमने स्टडी किया तो हमने यही देखा है कि एंटीक्यूमेटरी सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। जब तक इस एंटीक्यूमेटरी सिस्टम के अंदर या स्किन के अंदर कोई ब्रेकेज नहीं होता तब तक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस स्किन के थ्रू इंटर नहीं कर सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी कैनुला लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्किन को प्रिक करेंगे, यानी कि स्किन के अंदर भी हम जो ब्रेकेज है वो करेंगे, साथ के साथ वेन के अंदर ब्रेकेज करेंगे। मैंने पिछली क्लासों में बताया है कि जब हम कैनुला डाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम या सर्कुलेटरी सिस्टम पे या ब्लड को डायरेक्टली असिस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। जो भी हम मेडिसिन देंगे वो सारी की सारी मेडिसिन कहाँ जा रही है, डायरेक्टली ब्लड में जा रही है। तो एब्जॉर्प्शन का जो खेल है वो खत्म हो चुका होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली वो जो भी मेडिसिन हम डाल देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जो भी पर्टिकुलर मेडिकेशन होती है वो अपना काम शुरू करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखो कि जैसे ही आपने स्किन को प्रिक किया तो हो सकता है कैनुला की इंसर्शन साइड से वो जो भी पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या करेगा, इंटर कर गया, ठीक है। कंटामिनेशन आपने रखा होगा, ठीक है। जब भी आप आईवी इंसर्शन कर रहे हैं, मैंने बहुत बार क्लास के अंदर बताया है कि जब भी हम इंट्रावीनस कैथ लगा रहे हैं, आईवी कैथेटर लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करें, जैसा कि इमेज में आप देख रहे हो ये जो कैनुला है, वो कैनुला जब भी हम लगा रहे हैं तो हमें क्या करना है, स्टेराइल टेक्निक को मेंटेन करके रखना है, प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक्स का यूज करते हुए ये लगाना है, क्योंकि डायरेक्टली हम ब्लड स्ट्रीम को चेक कर रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम को हम असिस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या थोड़ी सी भी मिस्टेक होने की वजह से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो बहुत बड़े इन्फेक्शन होने के चांसेज होते हैं, ठीक है। अब आईवी इंसर्शन कर रहे हो तो हो सकता है कि पर्टिकुलर साइट के ऊपर आपको इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, मतलब कि जैसा कि यहाँ पर आपने आईवी कैसे लगाया है,
ठीक है। तो आईवी केस लगाया तो यहाँ पर इस स्किन के आसपास या इस हाथ के ऊपर आपको कोई भी इन्फेक्शन वो देखने को मिल सकता है। साथ के साथ हो सकता है कि आपको कोई भी सिस्टमेटिकली इन्फेक्शन देखने को मिले। सिस्टमेटिकली इन्फेक्शन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर किया जब आपने लगाया था तब, और उसके बाद वो क्या करता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो क्या कर देता है, दूसरे ऑर्गन्स को और अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये होता है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो इन्फेक्शन के लिए बहुत ही रिस्क है, मतलब जिनमें इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट वन है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट का मतलब होता है कि वो पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो है, चाहे वो किसी भी डिजीज कंडीशन के सफ़र कर रहे होंगे, किसी भी डिजीज कंडीशन से सफ़र करने की वजह से उनकी इम्यूनिटी है वो क्या है, काफ़ी लो है, जैसा कि HIV एड्स के पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो भी ऑटो इम्यून डिजीज के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनकी, ठीक है। तो इनकी क्या होती है, इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है। तो इनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो होने की वजह से कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इनकी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वो इजीली इनको क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है, इजीली इनको इन्फेक्ट कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, इनके अंदर काफ़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स का हमें कुछ खास ध्यान रखना होगा ताकि इन पेशेंट्स को हम क्या कर सकें, इन्फेक्शन से बचा सकें, क्योंकि ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन से वो डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इन केस ऑफ HIV एड्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, कैंसर की कंडीशन है, उन कंडीशन के अंदर इम्यून सिस्टम वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किसी भी डिजीज कंडीशन से हमें प्रिवेंट करता है, वो है हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट विद कीमोथेरेपी। अब जो पेशेंट कैंसरियस कंडीशन में है उनके मैनेजमेंट के लिए कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि जो वेरियस मेडिसिन होती हैं, वेरियस केमिकल मेडिसिन होती है, मेडिसिन क्या है, केमिकल है, ठीक है। तो वेरियस मेडिसिन का यूज करके हम क्या करते हैं, जो भी कैंसरियस सेल है उसकी जो ओवर ग्रोथ हो रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स के अंदर भी बहुत सारे कीमोथेरेपी की वजह से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, साथ के साथ क्या हो रहा है, इन्फेक्शन है वो भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन है ओल्डर एज पेशेंट। ओल्डर एज पेशेंट मतलब है कि जो ओल्ड एज के पेशेंट है, जो बूढ़े पेशेंट होते हैं हमारे, उनके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे एज रिलेटेड चेंजेस शो करना शुरू कर देते हैं। ये कॉमन है, ठीक है, और इनसे बचना कोई रास्ता नहीं है इनसे, क्योंकि एज है उसको आप नहीं रोक सकते, ठीक है। तो इसीलिए जैसे जैसे एज एडवांस होती जाएगी वैसे वैसे बॉडी के सिस्टम्स हैं उनके अंदर एज रिलेटेड जो पर्टिकुलर एज रिलेटेड चेंजेज हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, इसीलिए हमें ये करना होता है कि जो भी ओल्डर एज के पेशेंट्स होते हैं उनका इम्यूनिटी काफ़ी लो होता है, क्योंकि उनकी बॉडी ने जो बॉडी के जो भी सिस्टम्स है उन्हें प्रॉपर फंक्शनिंग है वो कम कर दी है, ठीक है। वो धीरे धीरे अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करना मतलब कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जब भी किसी ओल्डर पेशेंट को हम IV केस लगा रहे हैं तो हमें स्पेशल प्रिकॉशंस रखनी है। नेक्स्ट वन है पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटस। पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटस है तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपने IV केस लगाया, IV केस लगाया क्या हुआ, ब्लड को असिस्ट किया, डायरेक्टली IV केस लगा के आप क्या कर रहे हो, ब्लड को असिस्ट कर रहे हो। अब ब्लड को आप असिस्ट कर रहे हो तो क्या हुआ, सपोज इट आपने कोई भी एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन नहीं की और जो आपने जो केस लगाया था वो कंटामिनेटेड था, IV केस वो कंटामिनेटेड हो गया था बाहर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो कंटामिनेशन था, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उस IV केस के ऊपर था और वो चला गया IV केस के साथ कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या है भाई साहब, भरपूर मात्रा में ग्लूकोज रखा हुआ है, क्योंकि बॉडी की सेल्स तो काम में नहीं ले रही, इसलिए तो RBS रैंडम ब्लड शुगर या फिर ब्लड शुगर का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर। तो अब क्या है, वहाँ पे बैक्टीरिया को क्या चाहिए था, ग्लूकोज मिल गया, वो अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, साथ के साथ वो क्या करेगा, अपने नंबर बढ़ा रहा है, नंबर बढ़ा के वो अपने कोई भी पर्टिकुलर जो भी डिजीज को कॉज कर सकता है वो डिजीज को कॉज कर देगा। तो ये 4 टाइप के जो पेशेंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं वो सारे क्या हैं, रिस्क पे रहते हैं। जब भी आप IV केस इंसर्ट कर रहे हो तो उनके इन चारों टाइप के जो पेशेंट्स हैं, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, डायबिटीज का पेशेंट है, कीमोथेरेपी का पेशेंट है या ओल्डर एज पेशेंट है, इन चारों को हमें स्पेशल प्रिकॉशंस के साथ हैंडल करना है ताकि इनको हम इन्फेक्शन से बचा सकें। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की। जब भी आपको इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए किसी भी पेशेंट है उसको कोई भी इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन है, मान लीजिए लोकल साइट जहाँ पे कैथेटर या जो भी कैनुला इंसर्ट किया, अगर उस साइट पे कोई इन्फेक्शन होता है तो हमें रेडनेस है, स्वेलिंग है, ठीक है, ड्रेनेज एट द साइट। तो जो रेडनेस है, रेडनेस क्या है, जो कैनुला है उसके चारों तरफ हमें रेडनेस दिख सकती है, स्वेलिंग आ सकती है उस हाथ के अंदर, साथ के साथ जहाँ पे कैनुला इंसर्ट किया वहाँ से कोई भी ड्रेनेज हो सकता है। तो ये तो है लोकल इन्फेक्शन के सिम्टम्स है, ठीक है। अगर सिस्टमेटिक इन्फेक्शन हो रहा है, मान लीजिए आप जो बैक्टीरिया इंसर्ट किया, जो बैक्टीरिया
जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हुआ था कैनुला के थ्रू, उसने क्या किया, कोई भी अदर सिस्टम के डिसऑर्डर से उसको क्रिएट कर दिया या अदर सिस्टम को इन्फेक्ट करके उस सिस्टम के पर्टिकुलर डिजीज है उसको कोज कर दिया। तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, तो आप देखिए चिल्स है, फीवर है, नोजिया वोमिटिंग है, टेकिकार्डिया है, बैकबोन पेन है, मतलब कमर दर्द है। ठीक है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें सिस्टमेटिक इन्फेक्शन के अंदर या कोई भी अदर सिस्टम का डिसऑर्डर होता है उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। आई होप मेरी क्लासें आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल इंटरवेंशन। जो भी इंटरवेंशन है, मतलब मान लीजिए आईवी केस लगा रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, कौन कौन से इंटरवेंशन करने हैं, साथ के साथ कैसे इन्फेक्शन को हमें प्रिवेंट करना है, वो सारे इंटरवेंशन हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन है, जब भी आप कैनोला इंसर्ट कर रहे हो, किसी भी पेशेंट को आप आईवी केस लगाने जा रहे हो, तो हमें क्या करना है, प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक को मेंटेन रखना है, पूरा स्टरलाइजेशन का ध्यान रखना है, स्टेरिलिटी का ध्यान रखते हुए हमें कैनुला इंसर्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी इन्फेक्शंस के साइन एंड सिम्टम्स है उनको हमें मॉनिटर करना है, जो भी हमने लास्ट स्लाइड के अंदर पढ़े हैं। स्वेलिंग हो सकती है, लोकल इन्फेक्शन हो तो स्वेलिंग हो सकती है पेशेंट को, ठीक है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, ड्रेनेज एट द साइट, ये हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई सिस्टमेटिक इन्फेक्शन हो रहा है तो चिल्स, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, बैकबोन पेन, ठीक है, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इनको हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर ये ऐसा साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो हमें इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हमें इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर को हमें इन्फॉर्म करना है। साथ के साथ हमें क्या करना है, ब्लड काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट है उसको मॉनिटर करना है। वाइट ब्लड सेल काउंट मतलब डब्ल्यूबीसी के काउंट को मॉनिटर करना है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमारी जो बॉडी है उसका क्या है, डिफेंस सिस्टम है। वो हमारी जो भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे प्रिवेंट करती है, हमारी बॉडी को डिजीज कोज होने से प्रिवेंट करती है। तो डब्ल्यूबीसी का काउंट है उसको मॉनिटर रखना है। साथ के साथ हमें क्या करना है, अगर कोई कंटामिनेशन हो रहा है आईवी साइट के आसपास तो हमें उसको रिमूव करना है, हटाना है, ठीक है। साथ के साथ हमें नेक्स्ट क्या करना है, आईवी ट्यूबिंग्स, मान लीजिए हमारी जो आईवी ट्यूबिंग्स है उनको हमें 96 आर से ज़्यादा यूज नहीं करना है, 96 HR से ज़्यादा यूज नहीं करना है। कैनुला है उसको 72 to 96 HR के अंदर हमें बदलना है, मतलब 3 से 4 दिन के अंदर हमें बदलना है, और आईवी ट्यूबिंग्स को हम 4 दिन के अंदर बदलना है, ठीक है। और मान लीजिए मैंने पहले भी स्लाइड्स के अंदर, मतलब पिछली क्लास के अंदर भी बताया था आपको कि जब भी कैनुला के आसपास की जो भी ड्रेसिंग है वो अगर गंदी हो गई है या आपको लग रहा है कंटामिनेटेड है या गीली हो गई है, तो हमें एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करते हुए उस ड्रेसिंग को क्या करना है, चेंज करना है। और जो भी आईवी सॉल्यूशन है उसको 24 घंटे से ज़्यादा काम में नहीं लेना है। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए इसका मतलब उसको हमें डिस्कार्ड करना है, ऐसा नहीं कि लगा के भूल गए, ठीक है। और मान लीजिए आपको जो भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के साइन, चाहे वो लोकल इन्फेक्शन होगा चाहे वो सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होगा, जब भी उस इन्फेक्शन के आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप हमें क्या करना है, इमीडिएटली जो भी डॉक्टर कंसर्न डॉक्टर है उसको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अब इन्फॉर्म कर दिया उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा कि उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी आईवी सेट था और जो कैथेटर है, जो हमारा आईवी केथ है, ठीक है, जो कैनुला है, उसको हमें क्या करना है, एक स्टेराइल कंटेनर के अंदर रखना। अब स्टेराइल कंटेनर के अंदर उसको क्यों रखना है, क्योंकि उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन उसको स्टेराइल में क्यों, उसको स्टेराइल में इसलिए ताकि हम उसको लैब में भेजेंगे, लैब में भेज के हम क्या करेंगे, उसका कल्चर करवाएंगे। कल्चर करवा करके हम ये पता करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे इन्फेक्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी बोतल हम लगा रहे हैं आईवी सॉल्यूशन की, जो भी बोतल है उसको हमें लेबल करना है, अगर हम टाइम ऑन डेट के साथ, ताकि एक पर्टिकुलर जो भी ट्यूबिंग्स है, आईवी केथ है, आईवी ड्रेसिंग है, ठीक है, बोतल है, उनको हमें टाइम एंड डेट के साथ लेबल लगा देना, ताकि जो भी पर्टिकुलर स्टाफ है या जो भी नेक्स्ट शिफ्ट का नर्सिंग ऑफिसर है वो उसको उसके अकॉर्डिंग जो टाइम एंड डेट है उसको देख करके चेंज कर सके। तो कितने कैनुला है उसको 72 to 96 आवर्स के अंदर और ट्यूबिंग्स को 96 आवर्स के अंदर हमें बदलना होता है। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, ब्लड सैंपल लेना है, ताकि हम पेशेंट की इन्फेक्शन की जो रेट है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, डिटरमाइन कर सकें, और पेशेंट को इन्फेक्शन के लिए जो भी ट्रीटमेंट है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए एक हाथ के अंदर या पेशेंट की एक आर्म के अंदर इन्फेक्शन हो गया, लोकल हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो हमें क्या करना है, उस आर्म से कैनुला वगैरह हटा देना है और दूसरी आर्म के अंदर हमें शुरू करना है, ताकि हम पेशेंट को कोई भी पर्टिकुलर आईवी सॉल्यूशन है या मेडिकेशन है उसको एडमिनिस्टर कर सकें। नेक्स्ट वन है इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन को देखिए कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि हमारा जो कैनुला है, देखिएगा हमारा जो कैनुला है ये वेन थी और ये हमने इसमें लगाया था, क्या लगाया था, कैनुला लगाया है, मान लीजिए ये हमने इसमें कैनुला लगाया है। अब ये जो कैनुला हमने लगाया है, ये कैनुला अगर इस वेन को, ये जो पर्टिकुलर ब्लू कलर की जो वेन दिख रही है,
इस वेन को टीयर करके अगर सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर घुस जाता है, ठीक है, सराउंडिंग चाहे वो इधर जाए किधर भी जाए, ठीक है, सराउंडिंग टिश्यूज में अगर घुस जाता है तो क्या होगा, जो भी हम आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा, सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर चला जाएगा, वहां पे क्या करेगा, स्वेलिंग कर देगा, ठीक है, एडिमा क्रिएट कर देगा। यही कहलाता है हमारा इनफिल्ट्रेशन। इसका मतलब है कि जो लीकिंग ऑफ आईवी फ्लूइड, लीकिंग ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इज द लीकिंग ऑफ आईवी फ्लूइड आउट ऑफ द वेन into the surrounding tissues और इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। सेल का जो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट है उसके अंदर जो फ्लूइड हम लगा रहे हैं, नॉर्मली हम क्या, हमारा मेन गोल क्या होता है, आईवी केथ का यूज करके हम क्या करते हैं, वेन के अंदर हमें फ्लूइड देना है, लेकिन जो आईवी केथ था उसने क्या किया, वेन को टीयर करके उसने वो बाहर निकल गया। अब जो यहाँ के जो आसपास के जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जो भी सोल्यूशन हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो जाकर के एक्यूमुलेट हो जाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, स्वेलिंग कॉज कर देगा। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। जब आप मान लीजिए पेशेंट का कैनुला आउट हो गया, सीधी भाषा में बात करते हैं सिंपल से में, कैनुला आउट हो गया या इनफिल्ट्रेशन हो गया, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो कैनुला जो आउट होना या फिर इनफिल्ट्रेशन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आएंगे देखिए, ठीक है। एक तो कूलनेस एट साइट, मतलब जो पर्टिकुलर साइट है जहाँ पे कैनुला इंसर्ट कर रखा है वहाँ पे आप अगर अपने डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड से आप असिस्ट करोगे, फील करके देखोगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे कि वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो क्या है, ठंडा एरिया है। नंबनेस देखने को मिल सकती है, वहाँ पे पेन होगा पेशेंट को, पेशेंट खुद आपको कंप्लेन करेगा कि मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है। एडिमा देखने को मिलेगा, स्वेलिंग हो जाएगी उस हाथ के अंदर। तो ये सारे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है किसके, इनफिल्ट्रेशन के। जब कैनुला आउट हो जाता है तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वन है इंटरवेंशन। मान लीजिए आपका कैनुला आउट हो गया तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम कैनुला लगा रहे हैं तो हमें जहाँ पर भी फ्लैक्शन की हो सकता है, फ्लैक्शन का मतलब है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एंटीक्यूबेटल फोसा हो गया तो यहाँ पे क्या एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट क्या फ्लैक्शन हो सकता है, तो हमें एल्बो जॉइंट के आसपास कोई भी कैनुला नहीं लगाना। हमें ये देखो यहाँ से रिस्ट जॉइंट से एल्बो जॉइंट के बीच में बहुत जगह है, बहुत बड़ी फोर आर्म होती है, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है, जो भी हम कैनुला लगा रहे हैं उस कैनुला को हमें अच्छे से टेप के साथ, ड्रेसिंग के साथ अच्छे से फिक्स करना है ताकि वो कैनुला ना हिले। अगर वो हिलेगा डुलेगा तो क्या हो सकता है, वो डेफिनेटली हमारी जो वेन है उसको पंचर करके दूसरे टिश्यूज के अंदर घुस सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप किसी बच्चे को कैनुला लगा रहे हो या फिर एक ऐसा पेशेंट है जो अपने हाथ को स्टेबल नहीं रख सकता, तो उस कंडीशन के अंदर हम आर्म बोर्ड और स्प्लिंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, आईवी, जो भी हमारा आईवी फ्लूइड है उसको चेक करना है। आईवी फ्लूइड को चेक करने का मतलब है अगर कैनुला आउट होगा तो क्या होगा, आईवी फ्लूइड है वो चलना बंद हो जाएगा या बहुत ही स्लो रेट से चल रहा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारा जो आईवी फ्लूइड है वो स्टॉप तो नहीं हो गया है, ठीक है। हमारा आईवी फ्लूइड अगर स्टॉप है इसका मतलब इनफिल्ट्रेशन हो चुका है, और आईवी फ्लूइड अगर चल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो कैनुला है वो ठीक तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट वन है चेकिंग मेथड। ये कैसे चेक करें कि हमारा कैनुला वेन के अंदर ही है, तो इसके दो मेथड है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड है ऑक्यूल्ट द वेन प्रोक्सिमल टू द आईवी साइट। मान लीजिए, डायग्राम बना के समझाता हूँ, मान लीजिए कि ये हमारा हाथ है, पर्टिकुलर हाथ बना देते हैं भाई, ठीक है। ये हमारा हाथ बना दिया भाई मैंने, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, इस पॉइंट पे आपने क्या कर रखा है, आईवी कैनुला लगा रखा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक टर्निक्यूमेंट बांध देंगे, यहाँ अपने हाथ से प्रेस कर देंगे और देखेंगे कि हमारा जो आईवी सॉल्यूशन है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि इसको हम देखेंगे, अगर मान लीजिए हमने क्या किया, प्रोक्सिमल टू द साइट, हमें क्या करना है, कैनुला के प्रोक्सिमल ऊपर की तरफ जाकर के हमने क्या किया, वेन को ब्लॉक किया, ऑक्यूल्ट किया। अब अगर हमारा जो आईवी फ्लूइड है वो स्टॉप हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा कैनुला वेन के अंदर है। और अगर फिर भी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कैनुला जो टर्निक्यूमेंट बांध दिया या फिर हमने हाथ से प्रेस करके दबा के रखा हुआ है, और फिर भी अगर हमारा कैनुला चल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो कैनुला है वो आउट हो चुका है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो आईवी फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में जा रहा है, सेल के इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर वो जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा कैनुला आउट है। और अगर कैनुला स्टॉप हो गया, मतलब आईवी फ्लूइड का जो इन्फ्यूजन है वो स्टॉप हो जाता है हमारे दबाने से या टर्निक्यूमेंट अप्लाई करने से, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आईवी कैनुला है वो बहुत ही परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। सेकेंड वन मेथड है वो क्या कहता है, लोअर द आईवी फ्लूइड कंटेनर बिलो द आईवी साइट। इसमें देखिए, इसमें ये कहते हैं
कि जो ये मान लीजिए पर्टिकुलर पेशेंट का हाथ है, ठीक है, ये पर्टिकुलर किसी पेशेंट का हाथ है, यहाँ पर आपने कैनुला इंसर्ट कर रखा है। अब हमें क्या करना है, जो आईवी बोतल हमने टांग रखी है उसको हमें क्या करना है, उसको उठा करके हमें नीचे रख देना है। नीचे रखने का मतलब है पेशेंट की जो हाइट है उससे नीचे रखना है। अगर उसको नीचे, जैसे ही आपने आईवी बोतल को नीचे रखा और आईवी ट्यूबिंग्स के अंदर कैनुला के थ्रू अगर ब्लड आने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कैनुला है वो ठीक है। और अगर इस बोतल को आप ग्रेवी मतलब नीचे रख रहे हो, पेशेंट की हाइट से नीचे रख रहे हो, लेकिन फिर भी उसमें ब्लड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा कैनुला है वो क्या हो चुका है, आउट हो चुका है, मतलब इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है। आई होप ये दोनों मेथड आपके काम के होंगे। वार्ड में हम जब भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दोनों मेथड हम परफॉर्म करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कैनुला आउट है या नहीं आउट है या नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड यूज करके हम कैनुला की परफेक्ट पोजीशन को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है, अगर इनफिल्ट्रेशन हो गया, मान लीजिए आपका कैनुला है वो आउट हो गया, हो सकता है नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल फिनोमिना हो सकता है, पेशेंट ने हाथ हिलाया होगा या खींचा होगा तो हो जाता है, ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए इनफिल्ट्रेशन हो गया तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली हमें कैनुला बाहर निकाल लेना है, क्योंकि अगर आप वहीं उसी इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर बढ़ते जाओगे तो क्या हो सकता है, वहाँ पर कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा, नर्व, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, तो वो क्या हो जाएंगी, ब्लॉक होंगी। और ब्लॉक होंगी तो क्या होगा, डेफिनेटली वो जो डिस्टल पार्ट है उसको हैम्पर करेंगी, वहाँ की ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, नमनेस आना शुरू हो जाएगी। उसके साथ हमें क्या करना है, कैनुला बाहर निकालना है। कैनुला बाहर निकाल के जो पर्टिकुलर हाथ है उसको हमें क्या करना है, जो भी एक्सट्रीमिटी है उसको हमें क्या करना है, एलिवेट करके रखना है, ऊपर की तरफ करके रखना है, ताकि जो भी फ्लूइड इकट्ठा हुआ है वो वापस से जा सके, ठीक है। जो भी जिस भी एरिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वहाँ पे हमें क्या करना है, कंप्रेस ड्रेसिंग, ठीक है, हल्का सा प्रेशर के साथ हमें ड्रेसिंग कर देनी है ताकि जो एडिमा है वो रिलीव हो सके। और जिस एरिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन अकर हुआ है वहाँ पे कभी भी रबिंग नहीं करनी है, ऐसे घिसने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रगड़ने की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से हेमेटोमा कोज हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, ये सारे मेजर्स बताए गए हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। important complication, one of most important complication of intravenous therapy, phlebitis और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है। फ्लेबाइटिस का मतलब होता है कोई भी वेन है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है, कोई भी वेन है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना। अब वो इन्फ्लामेशन क्यों है, हो सकता है कोई मैकेनिकल कोज हो और हो सकता है कोई केमिकल कोज हो। यहाँ पे केमिकल कोज का मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन से। आपने देखा होगा जब भी आप वार्ड में काम कर रहे हो, एज ए नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कर रहे हो, ठीक है, या फिर एज ए ट्रेनिंग के लिए आप किसी हॉस्पिटल में गए हो, तो आप आपके सीनियर ने आपको कहा कि इस पेशेंट को ये पर्टिकुलर मेडिसिन आप एडमिनिस्टर कीजिए और वो आपको ऑब्जर्व कर। तो आपने देखा होगा जैसे ही आप पेशेंट को कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हो कैनुला के थ्रू, तो क्या होता है, पेशेंट काफ़ी इरिटेट होता है उस मेडिसिन से, ऐसे उसको दर्द होता है, उसको जलन होती है पूरा। तो ये जलन क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर आपने मेडिसिन दी है वो मेडिसिन ही ऐसी है कि जिसके अंदर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर जो ब्लड क्या बोलते हैं, जो पर्टिकुलर सब्सटेंस ऐसे थे जो वेन की वॉल को क्या कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को जलन हो रही है। तो ये केमिकल कोज है फ्लेबाइटिस का। मैकेनिकल कोज हो सकता है आप बार बार रबिंग कर रहे हो उसके ऊपर, बार बार आप उसके साथ मतलब जो भी पर्टिकुलर एरिया है उस एरिया के अंदर आप बार बार कोई भी मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर वो वेन है वो इरिटेट होगी और वो इन्फ्लेमेशन कोज करेगी। अगर ये वेन का इन्फ्लेमेशन क्या कहलाता है, फ्लेबाइटिस, ठीक है। फ्लेबाइटिस क्यों हुआ, मैकेनिकल कोज हो गया, केमिकल हो गया, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई लोकल इन्फेक्शन की वजह से फ्लेबाइटिस हो सकता है, या कोई ट्रॉमा हो गया, उस कंडीशन के अंदर भी फ्लेबाइटिस हो सकता है। अगर फ्लेबाइटिस है वो अगर कंटिन्यूसली रहता है तो वो क्या कर सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में कोज हो सकता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब है पर्टिकुलर वेन है, जैसे कि इमेज देखिएगा, ये कोई वेन है, इस वेन के अंदर क्या है, इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पे काफ़ी स्वेलिंग हो रखी है, ठीक है, ये वेन है काफ़ी स्वेलिंग हो रखी है, साथ के साथ इस वेन के अंदर स्वेलिंग होने की वजह से क्या हुआ, अब इस वेन में जैसे स्वेलिंग हुई है, स्वेलिंग के साथ यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, क्लोट का भी फॉर्मेशन हो गया है। तो क्लोट का जो फॉर्मेशन हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, क्लोट का फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या कहलाता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की, मतलब थ्रोम्बस भी बन गया वेन के अंदर और वेन का इन्फ्लेमेशन भी हो रखा है। अगर लंबे समय तक फ्लेबाइटिस रहेगा तो वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अगर फ्लेबाइटिस है तो कौन कौन से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आएंगे, आप देख रहे हो ऊपर इमेज के अंदर, हीट,
जो भी पर्टिकुलर एरिया है वो काफ़ी गर्म फील होगा हमें, ठीक है। रेडनेस, टेंडरनेस एट द साइड, टेंडरनेस और रेडनेस का मतलब जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, पर्टिकुलर एरिया है वो हार्ड होगा, हीट जनरेट होगी, टेंडरनेस होगी और साथ के साथ रेड हो रखा है, ठीक है। टेंडरनेस का मतलब है आप यहाँ पे जैसे ही टच करोगे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन होगा और आपको जो भी पर्टिकुलर जो क्या बोलते हैं स्किन है वो आपको काफ़ी हार्ड फील होगी। अगर इसी साइड के ऊपर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो रखा है तो क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर वेन है वो एक कोड जैसे फील होगी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वेन फील होगी, ठीक है। हार्ड एंड कोड लाइक वेन मिलेगी, हीट है, रेडनेस है, टेंडरनेस है, वो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। मोस्ट कॉमनली थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर जो देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कोड लाइक वेन, हार्ड एंड कोड लाइक वेन। कोड मतलब एक रस्सी जैसी वेन, आप फील कर पाओगे उस वेन को, उसे बोलता है कोड लाइक वेन। तो इंटरवेंशन क्या करनी है, जब भी हम किसी पेशेंट को कैनुला जो फ्लेबाइटिस हो गया आपके पेशेंट को, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, कौन कौन सी मीजर्स करने हैं वो देखिए। सबसे पहले तो जब भी हम किसी पेशेंट को आईवी केस लगाने जा रहे हैं, आईवी कैनुला लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें ध्यान रखना है कि वेन की जो साइज है उससे छोटा कैनुला लेना है। ऐसा नहीं कि वेन के बराबर कैनुला ले रहे हो या वेन से बड़ा ले रहे हो, तो वो उसमें फिट नहीं हो पाएगा। उस वजह से हमें क्या करना है, बार बार इन्फेक्शन और फ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने के चांसेस जो वो डेवलप हो सकते हैं। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट के अंदर जो भी हम कैनुला इंसर्ट कर रहे हैं, आईवी केस इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो आईवी केस की जो साइज है वो हमें छोटी रखनी है, ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि स्मॉल वेन के अंदर हम कैनुला ना लगाएं, ठीक है। बड़ी वेन्स का यूज करें ताकि वो इरिटेट कम होंगी। बड़ी वेन के अंदर मान लीजिए कि आप कोई मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हो, वैसे मोस्ट कॉमनली क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो काफ़ी वेन को इरिटेट करती हैं। तो हमें जब भी हम किसी, मान लीजिए पेशेंट के अंदर वेन नहीं थी और आपने क्या किया, छोटी वेन के अंदर कैनुला डाल दिया, तो उस छोटी वेन के थ्रू अगर आप एंटीबायोटिक दोगे तो वो वेन को इरिटेट करेगी और वहाँ पे फ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के चांसेस डेवलप होंगे। अब हमें क्या करना है, कभी भी छोटी वेन के साथ हमें वो भी जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो या इरिटेटिव सब्सटेंस है, वो मेडिसिन हमें कभी भी नहीं देनी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर कैनुला नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना जी, मैंने कभी पढ़ाया, क्लास के अंदर पढ़ाया, मेरी क्लासों के अंदर पढ़ाया हुआ है। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर ऐसा कैनुला इसलिए नहीं लगाना क्योंकि वहाँ का वेनस रिटर्न है वो पुअर होता है, साथ के साथ वहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई है वो नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आपका फ्लूइड है वो आउट होकर के उन एरियाज़ के अंदर चला गया, तो वो फ्लूइड है वहाँ पे एडिमा पॉज करेगा, वो सर्कुलेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए हमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, एडल्ट के अंदर क्या होता है, एम्बोलिज्म होने के बहुत ज़्यादा, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद हमें क्या करना है, कैनुला चेंज करना है। कैनुला चेंज करने की जो टाइम इंटरवल थी वो क्या थी, 72 आवर्स टू 96 आवर्स, मतलब 3 से 4 दिन के अंदर हमें पेशेंट का कैनुला है उसको चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में एक वेन है वो कोड लाइक दिख रही है, आप इस वेन को हाथ लगा करके भी फील कर सकते हो। देखिए इस इमेज के अंदर, आई होप इस इमेज को देख के आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए किसी पेशेंट को फ्लेबाइटिस हो गया, आपके किसी पेशेंट को क्या हो गया, फ्लेबाइटिस हो गया। फ्लेबाइटिस हो गया तो हमें क्या करना है, कैनुला निकालना है। इमीडिएटली हमें वहाँ से कैनुला निकालना है और दूसरे हाथ के अंदर कैनुला लगा के हमें क्या करना है, आईवी फ्लूइड है उसको एडमिनिस्टर करना है। क्योंकि फ्लेबाइटिस हो गया, पेशेंट की डिजीज के साथ साथ अब हमें क्या करना होगा, फ्लेबाइटिस को भी मैनेज करना है, क्योंकि गिफ्ट हो गया ना हमारे लिए, तो ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, डॉक्टर को बता देना है कि सर फ्लेबाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स थे। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम कर सकते हैं अप्लाई द वार्म, मॉइस्ट और कंप्रेस ड्रेसिंग की, ताकि वहाँ का जो एडिमा वगैरह है, स्वेलिंग वगैरह है, रेडनेस है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो सके, रिलीव हो सके। तो ये है साइन एंड सिम्टम्स जब किसी पेशेंट को फ्लेबाइटिस हो गया है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया तो उस कंडीशन के अंदर, ठीक है, डू नॉट इरिगेट द कैथेटर। इसका रीजन बताइए साहब, कैथेटर को मतलब आईवी कैनुला को फ्लश नहीं करना है अगर किसी पेशेंट के अंदर थ्रोम्बस डेवलप हो गया या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया है तो। क्यों नहीं करना है, प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को ले रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर पाऊँ, मैं आपको रीज़न बताऊँगा। देखिए जब भी किसी पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया तो उस आईवी कैथेटर को या उस आईवी ट्यूबिंग्स को हमें फ्लश नहीं करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो इमेज के थ्रू बताते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये पर्टिकुलर वेन थी, ठीक है, और इस पर्टिकुलर वेन के अंदर क्या हो गया, क्लोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है साहब, क्लोट भी बन गया यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए आपका कैनुला यहाँ लगा हुआ है, वेन इरिटेट हो गई, वेन का इन्फ्लेमेशन, फ्लेबाइटिस और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस दोनों डेवलप हो गए। अब अगर आप इस कैनुला के थ्रू फ्लश करते हो,
फ्लश करते हो, फ्लश करोगे तो क्या होगा, ये जो हो सकता है कि ये जो थ्रोम्बस है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ अटैच था लेकिन ये यहाँ से क्या हो सकता है, फ्री हो जाएगा। यहाँ से फ्री होने का मतलब है ये यहाँ से मूव करने लग जाएगा, और ये जैसे ही मूव करेगा, अभी ये वेन के साथ अटैच है, तब तक ये क्या कहलाता है, थ्रोम्बस कहलाता है। और जैसे ही ये इस वेन से डिटेच होकर के फ्री मूवमेंट करेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एम्बोलिज्म बोलेंगे। और ये क्या करेगा, आगे जा करके हो सकता है कि ये हमारे लंग्स के अंदर जा करके ब्लॉक कॉज कर सकता है, लंग्स है, हार्ट है, उनके अंदर जा करके ब्लॉक कॉज कर सकता है। तो इसे बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है। इसीलिए जब भी किसी पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर हमें पेशेंट का जो कैनुला है उसको कभी भी इरिगेट नहीं करना है, इमीडिएटली कैनुला रिमूव करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, और नेक्स्ट हाथ जो भी अदर एक्सट्रीमिटी है उसके अंदर हमें क्या करना है, आईवी कैनुला स्टार्ट करना है। तो ये सारे काम करने कब करने, जब पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है। ये देखो, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जब हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर हमें इरिगेट नहीं करना है, कैनुला निकाल लेना है, डॉक्टर को बताना है, और अपोजिट एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर हमें शुरू करना है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये सारे इंटरवेंशन हैं जो हमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने पे करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो इंट्रावेनस कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, टिश्यू डैमेज। ठीक है, टिश्यू डैमेज में देखिए, ठीक है, ये टिश्यू डैमेज होते हैं जो मोस्ट कॉमनली जब आप बहुत बार मल्टीपल प्रिक्स कर रहे हो, या आपका जो कैनुला है वो आउट हो गया, उस कंडीशन के अंदर क्या हो गया, जो आईवी फ्लूइड का जो सोल्यूशन है वो पर्टिकुलर किसी टिश्यू कंपार्टमेंट के अंदर जाना शुरू हो गया। अब टिश्यू कंपार्टमेंट के अंदर अगर वो जा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वहाँ के जो टिश्यूज हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं मिलेगी तो वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मोस्ट कॉमनली सबक्यूटेनियस टिश्यू डैमेज होता है, वेन स्किन के जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं वो डैमेज होते हैं। एक्स्ट्रावेशन, एक्स्ट्रावेशन यहाँ पे एक वर्ड आया है, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया है एक्स्ट्रावेशन। अब इस एक्स्ट्रावेशन का मतलब समझिएगा कि एक्स्ट्रावेशन क्या है। एक्स्ट्रावेशन इज ए फॉर्म ऑफ टिश्यू डैमेज, ये भी एक टिश्यू डैमेज की फॉर्म है। कैसे हुआ वो टिश्यू डैमेज, लीकेज ऑफ वेसिकेंट, मतलब जो भी इरिटेंट सॉल्यूशन है या जो भी आईवी फ्लूइड्स है उसका लीकेज होने से क्या हो रहा है, टिश्यू का अगर डैमेज हो रहा है, जो मान लीजिए आपका कैनुला था वो क्या हो गया, मान लीजिए ये मेरा हाथ है वो वेन है, अगर कैनुला आउट हो गया तो वो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर टिश्यूज के अंदर चला गया, वहाँ पर आईवी सब्सटेंस है, आईवी मेडिसिन, आईवी फ्लूइड्स वो सारे के सारे इस एरिया के अंदर जा रहे, इस एरिया की जो सेल्स है उनके अंदर जा रहे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, एक्स्ट्रावेनेशन हो गया, एक्स्ट्रावेशन हो गया। एक्स्ट्रावेशन का मतलब है जो कैनुला था वो दूसरे टिश्यूज में घुस गया है, इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, इन्फिल्ट्रेट करने की वजह से वो सराउंडिंग एरिया के जो टिश्यूज थे वो क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखिएगा। अब टिश्यू डैमेज के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, जब टिश्यू डैमेज हो रहा है तो हमें स्लजिंग ऑफ स्किन देखने को मिल सकती है, स्किन का कलर चेंज हो सकता है, डिस्कम्फर्ट रहेगा, आईवी साइड के ऊपर डिस्कम्फर्ट रहेगा, स्लजिंग हो जाएगी, ठीक है, और स्किन के कलर में चेंजेज आने लग जाते हैं। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स किसके, डिस्कम्फर्ट है, जो टिश्यू डैमेज के। नेक्स्ट वन है इंटरवेंशन। जब मान लीजिए कि पेशेंट के अंदर टिश्यू डैमेज हो गया तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, जब भी हम किसी पेशेंट को कैनुला लगा रहे हैं तो हमें टर्निक्यूएंट आराम से अप्लाई करना, ऐसा नहीं कि खींच दो उसको पूरा, ठीक है, तो पूरा नहीं खींचना है, ठीक है, नॉर्मली जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उतने ही प्रेशर के साथ हमें कैनुला अप्लाई, जो टर्निक्यूएंट है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, वेन के ऊपर ज़्यादा टैपिंग नहीं करनी है। अपन क्या करते हैं, सब भाई साहब पूरा दबा करके एक लगा के फिर शुरू हो जाते हैं यूँ करने के, पता नहीं वेन बाहर ही आ जाएगी क्या, बाहर आराम से लगाएंगे फिर अंदर चले, ऐसा नहीं होगा साहब, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ज़्यादा टैपिंग नहीं करनी है, ठीक है, थोड़ा बहुत टैपिंग करके आप वेन को बाहर अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, स्किन के ऊपर ला सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे टैपिंग कर करके उस टिश्यू को ही डैमेज कर दो। अगर मान लीजिए टिश्यू डैमेज हो गया तो वहाँ पे क्या डेवलप हो सकता है, अकाइमोसिस। अकाइमोसिस क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो अकाइमोसिस डेवलप हो सकता है, और नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हाँ नहीं पता, मैं बताऊंगा आपको अकाइमोसिस क्या होता है। जब भी किसी पे जो अकाइमोसिस है उसको मॉनिटर करके रखना है कि टिश्यू डैमेज की वजह से अकाइमोसिस तो नहीं हो रहा है ना। साथ ही साथ हमें ये देखना है, जब हम आईवी कैनुला लगाने के बाद या आईवी केथ लगाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को आईवी केथ फिक्स करने के लिए जो टेप यूज़ कर रहे हैं, क्या पेशेंट को या कोई भी पर्टिकुलर ड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं तो पेशेंट को उस टेप या उस ड्रेसिंग से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि एलर्जी होगी तो भी स्किन के क्या होंगे, डैमेज होंगे, इरिटेशन होगी, इचिंग होने लग जाती है, वो सारा हमें देखना है। स्किन का मान लीजिए हमें ध्यान रखना है, स्किन का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, डिस्कम्फर्ट एट आईवी साइड नहीं है, पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए।
अगर स्लजिंग है मतलब धीरे धीरे स्किन है वो हटना शुरू हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स किसके, टिश्यू डैमेज के। तो इन सबको हमें मॉनिटर रखना है और इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ताकि जो भी पर्टिकुलर एडवाइस जो भी डॉक्टर देंगे उस एडवाइस को हमें आगे फॉलो करना है। तो ये था टिश्यू डैमेज। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। आईवी कैनुला, आईवी इन्फ्यूजन से रिलेटेड आज का जो ये टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब जो और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम पेशेंट के अंदर मेडिसिन या एनेस्थीसिया वगैरह डेवलप कर सकते हैं, जैसे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है, एपिड्यूरल कैथेटर क्या होते हैं, तो उनके बारे में हम धीरे धीरे इसी यूनिट के अंदर या इसी सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बस आप हमारी क्लास के साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।